Now the strain hardening. Strain hardening is the phenomena whereby a ductile metal becomes harder and stronger as it is plastically deformed. Strain hardening is also referred to as work hardening because the temperature at which the deformation takes place is cold relative to the absolute melting temperature of the metal. कोल्ड वर्किंग भी इसको कहा जाता है, इसको वर्क हार्डनिंग भी कहते हैं और स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं. अच्छा, इस फिनोमिना में कि मटेरियल जो है आपका डक्टाइल बनाया जाता है. स्ट्रेन हार्डनिंग में हम आप अगेन वो कंसीडर करें हुक्स लॉ की वो की डायग्राम जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व था. अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में कुछ परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन अगर रह जाता था तो हम वो यील्ड स्ट्रेंथ होती थी, ठीक है ना. इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ का वो आप इसमें वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो हुक्स लॉ का आई थिंक सो 6 चैप्टर के अंदर वो लाइक आता है. तो एक प्लास्टिक सॉरी जो इलास्टिक रीजन है उससे थोड़ा एक्सीड करते थे, कुछ परसेंटेज आप एक्सीड करते हैं तो आपका प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगता है मटेरियल. प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं अगर कुछ परसेंटेज के बाद आप वो स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आता, लेकिन वो विद सम परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन आपका वापस आ जाता है पोजीशन के ऊपर टू द जीरो स्ट्रेस उस कर्व के अंदर. इस में हम जो ये परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन उसके अंदर रेजिड्यूल रह गया, दिस परसेंटेज ऑफ रेजिड्यूल स्ट्रेन विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मटेरियल. ठीक है, वो हम कहेंगे कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कुछ परसेंटेज है उससे मटेरियल आपका या मेटल है जो भी वो डक्टाइल होगा, वो हार्ड मटेरियल बनेगा. और इसको कोल्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है. तो ये हम काम कर रहे होते हैं एट अ रिलेटिवली वेरी लेस टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द मेल्टिंग टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम इसको कोल्ड वर्किंग कहते हैं. स्ट्रेन हार्डनिंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो आपका यील्ड स्ट्रेस का है. इस कर्व को ड्रॉ करने की बजाय आप हुक्स लॉ की वो कर्व को ड्रॉ करें इसके साथ, तो वो ज्यादा सूटेबल है. इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग में हम कहेंगे कि इट इज ऑफन यूटिलाइज्ड कमर्शियली to enhance the mechanical properties of a metal during fabrication procedure, and the effect of strain hardening may be removed by an annealing heat treatment. कुछ परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया है वो आप अनीलिंग के थ्रू, यानी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वो टेम्परेचर एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे एक्ट करता है और वो एटम्स को वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन में लाता है. डिफॉर्मेशन में आप ये हमेशा याद रखें कि डिफॉर्मेशन में रप्चर होता है बॉन्डिंग का, क्रिस्टलाइन बॉन्डिंग रप्चर होती है और एटम्स मूव करते हैं अपनी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से किसी और स्ट्रक्चर की तरफ. यानी कि आपका एग्जिस्ट कर रहा है एक एटम की 4 एटम जो हैं वो एक बॉन्ड बना रहे हैं. जब आप उसको ड्राइविंग फोर्स या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एटम जो हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ के मूव कर देते हैं टुवर्ड्स द नेबरिंग, वहां पे एक बॉन्ड बना लेते हैं. तो हम इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं, इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसमें एटम्स का जो है मूवमेंट होती है. और अब वो जो मूवमेंट हो गई है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, और ताकि वो जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है, मिसिंग एक एटम हो गई जिसकी वजह से एक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई है या डिसलोकेशन प्रोड्यूस हो गई है, अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि एटम्स वापस ना आए. तो वहां हम कहेंगे कंसंट्रेशन या ऑफ डिसलोकेशन प्रोड्यूस हो जाती है या स्ट्रेन फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. उस स्ट्रेन फील्ड की वजह से आपका मटेरियल स्ट्रांग होता है. तो जो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग का प्रोसेस है, इस स्ट्रेन हार्डनिंग के प्रोसेस के अंदर भी हम जो मटेरियल है उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रखते हैं ताकि हमारा मटेरियल स्ट्रांग हो सके. और इसके अंदर
यहाँ पे ये कंप्लीट होता है मैकेनिज्म ऑफ, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि मैकेनिज्म बताएं कि किस तरह से मटेरियल को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिसलोकेशन, या डिसलोकेशन के इन्फ्लुएंस से आप किस तरह मटेरियल स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। तो यूजुअली क्वेश्चन आपको इस तरह से कभी भी नहीं आएगा कि आपको सारी के सारी जो मेथड्स हैं, जिसमें ये ग्रेन का था, साइज रिडक्शन का था, ग्रेन बाउंड्री से रिलेटेड था, उसके बाद ये वर्क हार्डनिंग था, ये सब इकट्ठा एक क्वेश्चन नहीं कभी आएगा। आपको स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, यूजुअली शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से एक या ये दो आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप वो डिफरेंट प्रोसेसेस बताएं, वो तो सिंपल आपको वो नेम बताने होंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज द रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। जितनी भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपने इसके अंदर प्रोड्यूस की है, डिसलोकेशन प्रोड्यूस की, और कंसेंट डेंसिटी ऑफ द डिसलोकेशन लाई कर रही है मटेरियल के, उसको रिमूव करना रिकवरी कहलाता है। और वो रिकवरी किस तरह से की जाती है कि जैसे आप एनीलिंग करते हैं टेम्परेचर को, तो आपका वो वर्क हार्डनिंग यानी जो कोल्ड वर्किंग आपने की है, उसका जो इफेक्ट उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कुछ परसेंटेज उसको रिमूव कर देते हैं, वो एक रिकवरी है फॉर द स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग की फिनोमिना से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, वो आप उस तरह से रिकवर करते हैं। So during recovery, some of the stored internal strain energy is relieved by virtue of dislocation motion। अच्छा, इसके अंदर आपकी डिसलोकेशन मोशन, जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, उसको ड्राइविंग फोर्स कोई मिलती है, तो आपकी डिसलोकेशन जो पहले रिस्ट्रिक्ट हुई हुई थी और उसने स्ट्रेन फील्ड क्रिएट किए हुए थे, वो स्ट्रेन फील्ड जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्रेन फील्ड जो आपके रिमूव होंगे, हम इस प्रोसेस को कहेंगे रिकवरी। और ये स्ट्रेन फील्ड हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं कि आप उसको आइदर तो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, या दूसरा क्या फॉर्म हो सकती है कि आप उसको प्रेशर प्रोवाइड करो, इतना को स्ट्रेस प्रोवाइड करो कि वो उसके अंदर से जो स्ट्रेन फील्ड है या डिसलोकेशन जो क्रिएट है जाए वो रिमूव हो सके। ये जो फर्स्ट स्टेप आपका रिकवरी का कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अच्छा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिकवरी प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस आता है रिक्रिस्टलाइजेशन। यानी ये तीनों प्रोसेस जो हैं एक दूसरे से एसोसिएटेड है। फर्स्ट स्टेप जो है वो रिकवरी का है, सेकेंड स्टेप इज द रिक्रिस्टलाइजेशन, एंड द थर्ड स्टेप इज ग्रेन ग्रोथ। अब जो थर्ड सेकेंड स्टेप है रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें आफ्टर रिकवरी इज कंप्लीट, the grain are still in a relatively high strain energy state। हाई स्ट्रेन एनर्जी स्टेट में क्यों है? क्योंकि रिकवरी जो है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाती डिसलोकेशन को, वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या डिसलोकेशन को रिमूव कर सकती है। तो जब वो कुछ परसेंटेज को रिमूव करती है, तो इसका मतलब है अभी भी उसके अंदर कुछ हाई परसेंटेज ऑफ डिसलोकेशन या हम स्ट्रेन फील्ड या स्ट्रेन फील्ड एनर्जी लाई करती है। तो डिसलोकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन फील्ड, strain free and equiaxis grains। equiaxis means के आपकी same size की, having same dimension, that have low dislocation density and are characteristics of the pre-cold work condition। जो cold working में आपकी strain field क्रिएट हुए थे, रिक्रिस्टलाइज रिकवरी में कुछ परसेंटेज वो स्ट्रेन फील्ड एनर्जी स्ट्रेन फील्ड रिमूव हुई। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के स्टेप के अंदर आपकी और ये स्ट्रेन फील्ड जो हैं वो रिमूव होती हैं। वो रिमूव किस तरह से होती हैं कि आपकी सेम इक्वल डायमेंशन के ग्रेन्स क्रिएट होते हैं। अब वो जो ग्रेन्स इक्वल साइज के क्रिएट होंगे, तो उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो इनसाइड कंसंट्रेशन थी स्ट्रेन फील्ड एनर्जी इंटरनली, वो रिमूव होती जाएगी। आपका
जो मटेरियल है वो स्ट्रेन्ड से अनस्ट्रेन्ड मटेरियल बनता जाएगा. ड्यूरिंग रिक्रिस्टलाइजेशन the mechanical properties that were changed as a result of cold working are restored to their pre-cold working. यानी जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन थी, आपने जब स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना उसके ऊपर किया, प्रोसेस अप्लाई किया, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन मटेरियल अपनी वो स्टेट जो कि कोल्ड वर्किंग से पहले की स्टेट थी वो रिटेन कर लेगा. Recrystallization is a process, the extent of which depends on both time and temperature. Recrystallization का जो प्रोसेस है कि एक ग्रेन्स को इक्वल साइज ग्रेन्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना और उसको अरेंज होना है. एटम्स की मिस अरेंजमेंट हुई थी जब डिफॉर्मेशन हुई थी. जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब उस टेम्परेचर के प्रोवाइड करने से आपके एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, ओरिएंट होते हैं और इक्वल एक्सिस होते हैं. तो ये प्रोसेस जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप एक तो टेम्परेचर इतना प्रोवाइड करें, वो इतनी उसके अंदर इतनी ड्राइविंग एनर्जी हो कि वो एटम्स को अरेंज कर सके. दूसरा टाइम का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम की फैक्टर की वजह से एटम्स को इतना टाइम मिल सके कि वो आपस में अरेंज हो सके. ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स जो हैं टाइम और टेम्परेचर वो इंपॉर्टेंट है. The recrystallization behavior of a particular metal alloy is sometimes specified in terms of a recrystallization temperature. The temperature at which recrystallization just reaches completion in 1 hour. 1 hour भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है. एटम्स के अंदर जितनी ज्यादा हम कंसिडर करें कि डेंसिटी ऑफ डिसलोकेशन लाई करती है उतना ज्यादा उसको टाइम लग सकता है और जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है स्ट्रेन फील्ड एनर्जी जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इसको रिक्रिस्टलाइन करें. और ये टेम्परेचर जो है इट इज टिपिकली 1/3 and 1/2 ऑफ द एब्सोल्यूट मेल्टिंग टेम्परेचर. ये जो टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड वर्किंग को आप एनीलिंग का जो टेम्परेचर है इसमें ये एनीलिंग का टेम्परेचर बता रहा है कि ये 1/3 या समटाइम्स 1/2 ऑफ द एब्सोल्यूट मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल होता है. ठीक है, तो अनीलिंग के प्रोसेस से आप रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं. रिक्रिस्टलाइजेशन proceeds more rapidly in pure metals than in alloys. Why? Metals के अंदर same type of atoms हैं, जबकि alloys के अंदर impurity atoms भी है. impurity atoms की वजह से different phases lie करते हैं. अगर different phases lie करते हैं तो orientation of the phases different होती है, इसलिए grain boundaries exist करती हैं और इन grain boundaries के ऊपर pile up हो जाती है dislocation. तो डिफॉर्मेशन को रिड्यूस करना वहां पे ज्यादा डिफिकल्ट होता है. बस खत्म होने वाला है. और लास्ट जो स्टेप है रिक्रिस्टलाइजेशन का दैट इज द ग्रेन ग्रोथ. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन अब ये जो स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स आपके क्रिएट हुए हैं, अब एट दैट एलिवेटेड टेम्परेचर जो भी आपने एनीलिंग टेम्परेचर के ऊपर रिक्रिस्टलाइजेशन की है, अब इस फिनोमेना में क्या होगा, अब वो टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे. अब वो कौन सा खास टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपका वो फेज को ग्रो करना है, उस टेम्परेचर के ऊपर आपकी ग्रेन्स का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा. जब ग्रेन्स का साइज इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगी कि जो ग्रेन ग्रोथ है, ग्रेन ग्रोथ अकर्स बाय माइग्रेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज. वो मूव करेंगी, ग्रेन्स दूसरे ग्रेन्स के साथ मिलेंगे, मिल के कंबाइन होके लार्जर ग्रेन्स बनाएंगे. जब वो लार्जर ग्रेन्स बनाएंगे स्मॉल ग्रेन्स रिमूव होते जाएंगे तो आपका जो वो श्रिंक रिड्यूस स्मॉल वंस दैट श्रिंक यानी रिड्यूस होते जाएंगे. जब ग्रेन साइज तो इन बिटवीन आपकी स्पेसिंग और डिसलोकेशन डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इसकी मोशन से
ग्रेन ग्रोथ की मोशन से, ग्रेन की मोशन से टूवर्ड्स द अक्रॉस द बाउंड्री जो है आपके पास एक स्ट्रेन फ्री और ज्यादा आपका कहेंगे ज्यादा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। एक मटेरियल स्ट्रॉन्ग था जिसके अंदर स्ट्रेन लाइक स्ट्रेन फील्ड लाइक ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसके अंदर ग्रेन ग्रोथ होगी। अब उसमें एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बन गया है। अब वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो गया। बाउंड्री मोशन इज जस्ट अ शॉर्ट रेंज डिफ्यूजन ऑफ एटम फ्रॉम वन साइड ऑफ द बाउंड्री टू अदर। अब आपकी जो एवरेज ग्रेन साइज है जब वो इंक्रीज कर जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब ये डिफ्यूजन अब ये रिस्ट्रिक्ट करेगी, सॉरी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, ये अलाउ करेगी डिफ्यूजन ऑफ द एटम्स को, और वो डिफ्यूज होंगे और कंबाइन होके लार्जर ग्रेन्स की फॉर्म में बनेंगे। इससे मटेरियल जो है आपका एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। अब इसमें ये देखें एटम्स की डिफ्यूजन हो रही है। अब एटम्स जब डिफ्यूज होंगे तो उनकी ओरिएंटेशन ये किसी और तरह ओरिएंटेड है, ये इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। जब आपने उसको ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो यहाँ पे एटम्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इस बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, यानी इस ग्रेन बाउंड्री के बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिसलोकेशन। और अब ये हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है। अब